किताब को लिखने का क्या प्रेरणा थी? मैंने पहला विजुअल देखा जो लाइव था और वो था अतीक अहमद का मर्डर। और अतीक अहमद का मर्डर वो भी पुलिस के सामने और नकली मीडिया मैन के तौर पर, और ये लाइव था। मेरे लिए ये एक थंडरबोल्ट सिचुएशन थी। अतीक मर्डर केस पर किताब लिखते हैं तब मैं पंजाब, बिहार, यूपी, तिहाड़ में बहुत सारे लोगों से मिला और उसके बाद ड्राफ्टिंग करना शुरू की। उस ड्राफ्टिंग का 17वां ड्राफ्ट है जो ये किताब है। कसारी मसारी टाइटल के बारे में मुझे बताइए कि क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था कि आप कसारी मसारी इसका नाम रखेंगे? अतीक ने मिड 70s के आसपास या एंड 70s के आसपास जो अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया वो कसारी मसारी में किया। फाइनली जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो वो कसारी मसारी में ही दफनाया गया, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है। अभी भी माफियाओं को प्रश्रय है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुलडोजर बाबा का जो पूरा ये जो प्रोसेस है, ये जो सफाई का, कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सफाई है और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट था कि यूपी में सिर्फ एक ही गुंडा है, वो मैं हूँ। ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फेज अतीक अहमद की लाइफ को आप मानते हैं? क्योंकि हर किसी, अगर ये एक माफिया बना है या एक डॉन बना है, ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो इसकी लाइफ में रहा ही होगा, जो एक ट्रांजिशन जिसको कहते हैं। अतीक के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो ये थी कि वो अपने बच्चों से, भाई से और बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये जमीन के लालच की एक पूरी कहानी है जिसने अतीक को अतीक बना दिया। माफिया बचेंगे नहीं या डोरमेंट हो गए हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे मंथन पे जो मेहमान आए हैं वो लगभग 30 सालों से जर्नलिज्म में एक्टिव रहे। दैनिक जागरण से अपना करियर की उन्होंने, पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की। अलग अलग मीडिया हाउसेस में काफ़ी समय बिताने के बाद एक फिल्म बड़ी प्रचलित रही थी, आती थी तुम कब जाओगे, उसके डायलॉग्स लिखे। साथ ही साथ कई सारे टीवी रियलिटी शोज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी एक्टिव रहे। एक लीड, क्या कहेंगे मनोज जी? इट्स अ क्रिएटिव लीड फॉर स्वर्ण स्वर भारत। क्रिएटिव लीड रहे मनोज जी। और 2 किताबें इन्होंने ऑथर की। सबसे पहले कोड काकोरी, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध, उसको बहुत पसंद किया गया। और अभी फिलहाल एक किताब आई है कसारी मसारी, जिसको भी बहुत सारे आईबॉल्स कह सकते हैं, या बहुत बेस्ट सेलिंग ऑथर द्वारा लिखी बेस्ट सेलिंग किताब इस वक्त की ये कसारी मसारी है। एक इसके मैं पढ़ रही थी तो सच्ची घटनाओं पर आधारित इसमें लिखा हुआ है, सच्ची घटनाओं पर आधारित और यूपी के डॉन कल्चर पर आधारित ये किताब है और सत्ता के गलियारों पर फोकस करती हुई इसकी कहानी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जागरण मंथन का शुक्रिया, स्मृति जी का शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हालांकि मैंने आपसे पूछा कि एक डाइवर्स आपका करियर ग्राफ रहा मनोज जी। पत्रकारिता से करियर शुरू होता है 1991 में और दैनिक जागरण से शुरुआत होती है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, फिर नेटवर्क 18, अलग अलग आपने जगहों पर मीडिया हाउसेस में अपना समय बिताते हैं आप। फिर आप एक फिल्म के डायलॉग्स लिखते हैं और 2009-10 में ये फिल्म आती है और जिसको बहुत पसंद किया जाता है इस फिल्म को। एक लीडिंग जो स्टार कास्ट उस वक्त था उसने काम किया इस फिल्म में। उसके बाद आपने कई सारे रियलिटी शोज़ पर भी अपना जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूटिलाइज़ किया। फिर किताब आती है आपकी कोड काकोरी, जिसको बहुत प्रेम मिलता है। उसके बाद ये कसारी मसारी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित और यूपी में एक वक्त डॉन कल्चर का हब रहता था और वो ऐसा दौर था जहाँ पर पुलिस क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, थरथराते थे लोग इस डॉन कल्चर से। खैर, आपकी किताब से शुरुआत करती हूँ कि सच्ची घटनाओं पर आधारित, यहाँ पे लिखा है सच्ची घटनाओं पर आधारित ये किताब है। सबसे पहली बात है, इस किताब को लिखने का क्या प्रेरणा थी?
एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऑथर्स ने ये बोला हुआ था कि पहली किताब हर राइटर के पास होती है, मजा तब है जब किसी राइटर के पास दूसरी किताब हो। और जर्नलिस्ट तो बहुत सारी घटनाओं से रूबरू रहते हैं। तो मैं एक किताब लिख रहा था और वो किताब बनारस पर थी। उसको लिखते लिखते अचानक एक किताब मैं कश्मीर पर लिखने लगा। अच्छा। हाँ, करीबन 100 पेजेस लिख दिए थे बनारस पे और करीबन 100 पेजेस ही कश्मीर पे लिख दिए थे। इसी बीच अतीक अहमद का एक मर्डर होता है जी। और अतीक अहमद का मर्डर जब होता है तो 2023 में 2023 में तो मैंने अचानक समझा कि मैंने बहुत सारे विजुअल्स देखे हैं, लेकिन सब डेफर्ड विजुअल्स होते हैं। चाहे आरुषि के जो पिता थे राजेश तलवार, जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर चाकू मारा गया। मैंने अरविंद केजरीवाल का विजुअल्स देखे जिन पर स्याही फेंक दी गई। स्याही फेंकी गई थी जी। ऐसे एक पूर्व एक्स डीजीपी थे, वो भी एक सुनवाई में टेनिस प्लेयर से कुछ मसला था उनका, उन पर भी इस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन ये सारे विजुअल्स डेफर्ड होते थे। एक विजुअल मैंने करीबन 20 साल 25 साल टीवी किया हुआ है। मैंने पहला विजुअल देखा जो लाइव था और वो था अतीक अहमद का मर्डर। और अतीक अहमद का मर्डर वो भी पुलिस के सामने और नकली मीडिया मैन के तौर पर, और ये लाइव था। मेरे लिए ये एक थंडरबोल्ट सिचुएशन थी। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। यहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं जिनके लिए लिख रहा था मैंने उनसे कहा कि मेरे दिमाग में एक तीसरा आइडिया है, मैं अतीक मर्डर पे लिखना चाहता हूं। तो उनका कैसे लिखेंगे? मैंने कहा मैं केवल एक चीज देख रहा हूं, एक अतीक को मारा गया, दूसरा जिन्होंने मारा वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ नहीं डाला, उनको पकड़ा और उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिन्होंने मारा वो जर्नलिस्ट के भेष में थे। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। खास बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे मारा उनके हाथ में जिगैना पिस्टल थी और जिगैना के बारे में मेरी बड़ी जबरदस्त पहले से भी स्टडी थी और मैंने ऐसे अहमद शाह को भी मरते देखा था अफगानिस्तान में। तो मुझे वो आइडिया कोरिलेट कर रहा, मिरर कर रहा था एक्चुअली। तब मैंने सोचा कि इस घटना पर जाते हैं और अतीक मर्डर केस पर किताब लिखते हैं। तब मैं पंजाब, बिहार, यूपी, तिहाड़ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे आईपीएस, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे नेताओं से अपना बातचीत। रिसर्च वर्क पूरा रेकी उस पर 3 से 4 महीने मैंने 5 महीने रिसर्च किया और उसके बाद ड्राफ्टिंग करना शुरू की। उस ड्राफ्टिंग का 17वां ड्राफ्ट है जो ये किताब है। 17वां ड्राफ्ट। क्योंकि उसमें एक के बाद इतने रिसर्चेस, इतनी लेयर्स खुल रही थी कि मेरे लिए उस कहानी को समेटना बड़ा पेचीदा हो रहा था। और मुझे साफ तौर पर समझ में आता है कि इस दुनिया ने वो क्लाइमेक्स देखा है। कौन सा क्लाइमेक्स? जिस वक्त जिगाना से उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई, वो क्लाइमेक्स सबको मालूम है। तो हमको इस पर काम करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड कसारी मसारी, और कसारी मसारी टाइटल मेरे दिमाग में पहले से ही आ चुका था। कहाँ ये टाइटल का मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी और वहां से वो जब रिसर्च हुई, जब बहुत कुछ हुआ, तो मुझे लगा किसी भी माफिया डॉन जो टर्न इनटू पॉलिटिशियन, 4 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, उस पर लिखना, अगर उस पर लिखूंगा तो लोग कहेंगे एक माफिया पर किताब लिख दी। तो मैंने आई हैव चूजन 54 डेज व्हेन एक उमेश पाल जो उसका चेला था उसकी हत्या होती है, फिर वो साबरमती जेल से निकलता है। इस हत्या और अतीक की हत्या के बीच सिर्फ 54 दिन थे, 54 डेज। तो आई डिसाइडेड कि मैं इन 54 दिनों की कहानी लिखूंगा कि कैसे ये प्लान हुआ मर्डर। इस तरीके से कसारी मसारी आई। कसारी मसारी टाइटल के बारे में मुझे बताइए कि क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था कि आप कसारी मसारी इसका नाम रखेंगे? एक्चुअली इलाहाबाद जो कुंभ नगरी भी कहलाती है, प्रयागराज भी है आज की तारीख में, वो वहां पर बबूल के बहुत बड़े जंगल थे। अच्छा। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई किसी भी शहर में चले जाइए, सब जगह खेत थे या जंगल थे। धीमे धीमे वो जंगल कटे, खेत बिके,
टेक ओवर किए गए और उन पर कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। ऐसे ही इलाहाबाद में कसारी मसारी का जंगल था, बबूल का पूरा जंगल था, सैकड़ों बीघे में। उसी कसारी मसारी के जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक तांगे वाला था। उस तांगे वाले का बेटा था अतीक, जो वहीं पैदा हुआ उस कसारी मसारी में। अतीक ने मिड 70s के आसपास या एंड 70s के आसपास जो अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया वो कसारी मसारी में किया। फाइनली जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो वो कसारी मसारी में ही दफनाया गया, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है। तो अब वो बबूल का जंगल सिमट कर एक कुछ बीघे में आ गया जो कब्रिस्तान है, दैट इज कसारी मसारी। तो कसारी मसारी से एक लड़का पैदा होता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना था, वो बनता है और उसी मिट्टी में दफना दिया जाता है जहां वो कसारी मसारी जगह थी। उसके फादर भी वहीं दफन है, उसकी माँ भी वहीं दफन है, दोनों भाई भी वहीं दफन है और उसका बेटा भी वहीं दफन है। तो 54 दिनों में कैसे 54 साल 55 साल का सफर चलता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कसारी मसारी। तो टाइटल मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगा और मुझे लगा कि हर आदमी पूछेगा वाई कसारी मसारी, तो दैट्स व्हाई कसारी मसारी। चलिए, ये तो एक बात हो गई। आप यूपी को बिलोंग करते हैं मनोज जी? आई बिलोंग टू कानपुर, एक्चुअली मेरी पैदाइश कानपुर। तो फिर वो जो बेल्ट है, कहीं ना कहीं मैं अगर ये गलत नहीं होंगी ये बोलने के लिए कि आपने जो यूपी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि पत्रकारिता में रहे और मैं 91 में तो आपने अपना पत्रकारिता का करियर शुरू किया, लेकिन कॉलेज डेज में जो 80s का वक्त होता है, जो ग्रूमिंग ईयर होते हैं, वो आपने एक सपा की जो पकड़ थी यूपी की पॉलिटिक्स में, जिस तरह से चीज़ें उभरी थी और जिस बहुत सारे उस वक्त केसेस हुए थे, चाहे फिर हम राम जन्मभूमि वाला पूरा कांड ले लें, बहुत सारी चीज़ें उसी वक्त, वो सब राइप वही टाइम था। तो आपने यूपी के पॉलिटिक्स को देखते समझते हो, और ये बात कहनी गलत भी नहीं होगी कि जो है सत्ता के गलियारों का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए ही निकलता है। तो ऐसे में बहुत करीबी से ये पॉलिटिक्स देखना, सब कुछ देखना, वो भी एक कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स था कि इस तरीके की किताब में अटेम्प्ट करूं कि एक वो माफिया कल्चर था उत्तर प्रदेश का एक टाइम पे, जो कि मैंने अभी शुरुआत में बोला कि उस वक्त कहा जाता था कि थरथराती थी एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस भी, ऐसे ऐसे नाम थे और वो पावर में वो नाम थे। बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड विद दैनिक जागरण इन 1991 फ्रॉम कानपुर, जो हेड ऑफिस था वहाँ का। और जब मैं 91 में आया तो 92 में ही मस्जिद गिरते देखी, यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ जी। वहां से वो देखना शुरू किया और पॉलिटिक्स को करीब से देखा। फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ आया और मैं इस 2 स्टेट का हेड हुआ, यानी यूपी और उत्तराखंड, जब स्टेट्स का हेड हुआ तो मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल सीधे सामना पड़ गया मेरा। आई हैव स्टार्टेड व्हेन मुलायम सिंह was chief minister that time, then मायावती, then अखिलेश यादव and now योगी आदित्यनाथ। तो वो पूरी पॉलिटिक्स मैंने बसपा का डिफ्लेक्शन भी देखा है, मैंने गेस्ट हाउस का वो कांड भी देखा है। मैं वही कहती, बहुत सारे ऐसे वो सारी चीजें बिल्कुल साथ से जुड़ी हुई थी। तो उस समय का एक कल्चर था, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, और तो और छोड़ दीजिए, आप इधर बुंदेलखंड की तरफ चले जाएंगे तो वहां रिवाइंस हैं, बीहड़ जिनको बोलते हैं, डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था वहां पे। तो ददुआ एक बहुत बड़ा डकैत हुआ करता था जिसने 35 साल बुंदेलखंड में राज किया। 35 साल उसको कोई छू भी नहीं पाया। उसका भाई, उसका बेटा सांसद विधायक भी हुआ। तो ये जितने नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं यहाँ पे 20-40 नाम ले सकता हूँ माफियाज के, लेकिन मैं वो नाम लेना चाहूंगा जिनको दर्शक जानते हैं अच्छी तरीके से। निर्भय गुजर एक डकैत हुआ करता था, AK-47 के साथ चलता था, आर्म्स एंड एम्युनिशन उसके पास कहां से आते थे नोबडी नोज। इन सबके एनकाउंटर्स देखे। जगजीवन परिहार एक होता था, वो वहां से लेके राजस्थान तक मार करता था। तो डकैत हो या माफिया हो, इनको पॉलिटिक्स में हर पार्टी, एवरी पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन, सब अपने यहां शामिल करते थे। वजह ये एक माफिया जो होता है, जैसे अतीक है, तो अतीक इलाहाबाद पश्चिम या दक्षिण की सीट नहीं लड़ेगा, वो आसपास की 5-10-12 सीटों को प्रभावित करेगा। बताए दे था, वोट देगा है सपा का तुमके। तो ये जो बात है ना, इन्फ्लुएंस जो है, उनकी दबंगई जो है, इन्फ्लुएंस थोड़ा सा पॉजिटिव शब्द है।
जो दबंगई, जो गुंडई, जो माफियाज्म है, उस दम पर ये सीटें इकट्ठा करते थे पॉलिटिशियन। मायावती ने भी मुख्तार अंसारी को पूरा साथ दिया। अतीक के मारे जाने के कुछ दिन पहले ही मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का टिकट दिया था इलाहाबाद से। ये सब लोग इस तरीके से लड़ाते थे। और देखिए, एक बहुत सही बताऊं बात आपको, ये जो वोटर्स नाम की चीज है ना, तो जब किसी मुख्तार अंसारी, किसी अतीक अहमद की कॉन्वॉय जब किसी मोहल्ले में जाती थी और जिसके घर पे रुक जाती थी, उसको अनसीन पावर डेलीगेट हो जाता था। अरे इनके यहाँ तो अतीक आते, तो पूरा इलाका डरता है कि इनके यहाँ से बहुत संबंध है। एक डिप्टी एसपी थे, मैं फिर नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने एक कार्बाइन लूटी थी मुख्तार अंसारी के गैंग ने। वो कार्बाइन मुख्तार अंसारी गैंग से उन्होंने बरामद की, और बरामद करने के बाद उनकी इतनी प्रताड़ना हुई सरकार के उस पर कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। अब जब वो चुनाव लड़ते हैं, क्लासिक चीज, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मुख्तार अंसारी के वोट और उनके वोटों में जमीन और आसमान का फर्क था। यानी जनता ने भी उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नहीं चुना, उसने मुख्तार को चुना। डर को चुना, गुंडई को चुना। और एक्चुअली मैं कहूंगा कि वो जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा उनको पसंद भी होता है। बात केवल डर की नहीं है। हर आदमी चाहता है कि वो राजा बने। राजा कैसे बनेगा? राजा तो गुंडों का राजा कोई एक होगा ना, जो माफिया होगा। लेकिन अगर किसी गुंडे के यहाँ घुसपैठ है, हाँ भाई मैकू, हाँ भाई मुबीन, जिसके हाथ रख के कंधे पे खड़ा होकर फोटो खिंचा लेगा एक माफिया, वो अपने आप उस इलाके का छोटा माफिया हो जाता है। वो दूसरों को डराने लगता है। डर तो जो डरा सकता है, वो हर कोई डराना चाहता है। और डर से बड़ी कोई चीज ही नहीं। डर का कारोबार है, यूपी में दहशत का कारोबार है, खौफ का कारोबार है। लेकिन धीमे धीमे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, धीमे धीमे चीजें सर्वेज आने लगे कि किसकी पार्टी में कितने लोगों के कितने मुकदमे हैं। तो धीमे धीमे पार्टी और जनरेशन बदल गई। जेनजी आ गई, अल्फा बीटा टाइप अब आगे और आने वाले। तो उनको लगा नहीं, ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये हमको इस नाम पर चुनेगी नहीं। इसलिए इन्होंने धीमे धीमे इनको साइडलाइन करना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी है। मैं इस सवाल पे आऊंगी, क्योंकि अभी भी हैं, और अभी भी सरकार में भी ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि केसेस नहीं चल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी भी ऐसे चेहरे हैं जो कि बड़े चेहरे हैं, मंत्री पद पे भी हैं, उनके अगेंस्ट भी केसेस हैं। बिल्कुल है। देखिए, छोटी सी एक बात बताऊं आपको। जब परमाणु संधि हो रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मायावती गेस्ट हाउस कांड की वजह से अतीक अहमद से बहुत नाराज थी। और अतीक अहमद बेसिकली मुलायम सिंह के आदमी थे। हालांकि 2 चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़े, फिर उससे लड़े अपना दल से अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी जो है, उनके सोनीलाल पटेल तब थे वो, उनसे चुनाव लड़े। लेकिन अतीक अहमद ने जेल से आकर वोट दिया, और उस एक वोट ने सरकार की मदद की, सरकार के बचे रहने में। यानी अतीक अहमद का वोट चाहते हैं लोग, ताकि सरकार बचाई जा सके। तो मॉरल तो खत्म होता है ना इस तरीके से। अभी भी विनीत सिंह विधायक है, ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे। ब्रजेश सिंह कौन? ब्रजेश सिंह का मतलब मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी ने मुख्तार को मुख्तार बनाया, ब्रजेश को ब्रजेश बनाया। और सारी लड़ाई कोयले की थी। और कोयला नहीं कि वहां कोई खदानें हैं, वहां से ट्रेनें गुजरती थी। बिहार के इलाके करीब थे, सोनभद्र का इलाका करीब पड़ता है, माइनिंग्स का मसला था। इसको लेकर कि किसका ठेकेदारी पर, कोल पर, माइनिंग पर सबसे ज्यादा कब्जा रहेगा, लड़ाई यहां से शुरू होती है। वहां से एक मुख्तार अंसारी पैदा होता है और वहीं से एक ब्रजेश सिंह पैदा होता है। तो मुख्तार अंसारी को अगर मुलायम सिंह और मायावती ने प्रश्रय दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह को भी प्रश्रय दी। ठीक है। इसी गवर्नमेंट के तहत उनके खिलाफ वारंट था, धनंजय सिंह के खिलाफ। लेकिन धनंजय सिंह क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते रहे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो ये एक वीवीआईपी सिंड्रोम तो रहता है इन लोगों के पास, और गवर्नमेंट उनको शेल्टर्स देती है।
इनको मौका देती हैं कि अपनी खून से सनी कमीज उतार कर सफेद बुर्राक खद्दर का कुर्ता पहनकर नेतागिरी कर सके और अपना चोला बदल सके। जब बुंदेलखंड में डकैत का भाई, जो 35 साल से किसी ने नहीं देखा था, जिसको मायावती ने के जरिए उनकी मुठभेड़ हुई और उसका एनकाउंटर हुआ, उसको अटैची में बॉम्ब फिट करके रिमोट से मरवाया गया था, डकैत था। और जब ऑपरेशन करके पूरी टीम वापस आ रही थी तो उसका जो चेला था ठोकिया, ही वाज ठोकिया, वो उसका चेला था, उसने लौट रही टीम पर अटैक किया और उसमें भी कम से कम आधा एक दर्जन पुलिस वाले भी मारे गए। और ददुआ के मरने के 2 दिन बाद की बात है, पूरी टीम करके वापस आ रही थी कॉम्बिंग करके, वहां मारे गए। जब वो हो सकते हैं, ये माफिया हो सकते हैं, और अभी भी माफियाओं को प्रश्रय है, तो इसका मतलब अभी डिवाइस पूरी क्लीन नहीं है, ड्राइव पूरी क्लीन नहीं है, अभी भी वायरस है माफियाज्म का। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने अखिलेश यादव का है। जब अतीक अहमद मंच पर अखिलेश के पास आ रहे थे तो अतीक ने उनको माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने उनको धक्का दिया। वो एक छोटा सा फ्रेम है, इतना 30 सेकंड का विजुअल है, लेकिन उसने अखिलेश की छवि बना दी कि अतीक अहमद, मुलायम सिंह का जमाना गया, अब अखिलेश यादव इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मैसेज है, छोटे छोटे विजुअल्स मैसेज होते हैं। इसी तरीके से आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्तार को जेल भेजने की बात हो, उसमें बाद उसकी डेथ हो, या करीबन 3000 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर्स एंड एनकाउंटर्स हो, या माफियाओं की इमारतों को, उनकी अवैध संपत्तियों को, उनके गैंग में जुड़े लोगों को बुलडोज करना, इसने माफियाज्म पर लगाम तो कसी है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि अगर कसी थी तो वाया ब्रजेश सिंह, वाया विनीत सिंह नहीं होने चाहिए थे। धनंजय सिंह को क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बात होनी चाहिए थी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुलडोज़र बाबा का जो पूरा ये जो प्रोसेस है, ये जो सफाई का, कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सफाई है, और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट था कि यूपी में सिर्फ एक ही गुंडा है, वो मैं हूं। मुझे लगता है कि एक कहावत बहुत बचपन से सुनी थी, रची किसने नहीं मालूम, कि लोहे से लोहा काटता है। तो योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे, मठ के मठाधीश हुए, उस दौरान पूर्वांचल में रहते हुए उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को भी देखा, अतीक को भी देखा, पनपते देखा, मुख्तार अंसारी को भी पनपते देखा, बहुत सारे लोगों को पनपते देखा। इसको कहते हैं ना कि जब फील्ड रिपोर्टर अगर चीफ रिपोर्टर होता है तो उसको सब कुछ मालूम होता है। तो वो फील्ड से काम करके आए थे और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, तो उनको एक चीज समझ में आई कि यूपी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। यूपी में अगर लड़की जा रही है कॉलेज या महिला जा रही है सामान लेने, परचेजिंग करने, तो उसकी चेन अगर लुट रही है और लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कि जिस फील्ड पे, जिस शहर में, जिस सड़क पर लड़की सबसे बेखौफ जा रही होगी, इसका मतलब उस पूरे शहर का, उस पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार है। तो आप देख लीजिएगा, सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है कि उस अभी एक लड़के ने एक चलती हुई लड़की को रोका, रास्ते में किस कर लिया, घुटना टूट गया उसका गोली से। ऐसे हाफ एनकाउंटर, घुटने टूटने के कम से कम 3000 वारदातें हो चुके, केस हो चुके हैं। मिलते हैं, मुठभेड़ होती है, घुटने में मारते हैं, घुटना खराब, जिंदगी भर लंगड़ाओगे। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीमे धीमे माफियाज्म का जो ये चोला था, इसमें कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा कि आप किसी माफिया की संपत्ति गिरा सकते हैं, लेकिन वो संपत्ति उसको नोटिस देके गिराएंगे आप, एंड दैट्स ट्रू। ये भी होना चाहिए। हमारी कोई संपत्ति गिराई जाने वाली है, इसकी, जैसे आपने स्टूडियो बुक किया, ये स्टूडियो आपको थोड़ी देर बाद देना होगा, मुझे भी थोड़ी देर बाद कहीं जाना होगा, मैंने टाइम दिया, तो इतने के बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। तो कोर्ट जो लॉ है, उस लॉ का पालन करना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मैं एक जिद्दी सीएम मानता हूं, और ऐसी जिद होनी चाहिए। जैसे
सीए को लेकर जब आंदोलन हुए तो लखनऊ में जब आंदोलन हुआ तो बहुत सारी रोडवेज की बसें जलाई गई, तोड़फोड़ हुई, बहुत कुछ हुई। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जितने लोगों की फोटो दिखाई दे, जितने लोगों की एलआईयू रिपोर्ट दे, उन सब से उस पूरे नुकसान की वसूली होगी। इट्स अ गुड आइडिया कि ठीक है, लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर काम किया। उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने तोड़फोड़ की है, भड़काया है लोगों को, सब कुछ करके, उनके पोस्टर लगाएंगे हम चौराहों पे। लगाए। कोर्ट ने उसको रोक दिया कि नहीं, आप किसी के पोस्टर नहीं लगा सकते। उन्होंने कोर्ट से टाइम लिया और विधेयक ले आए और अब लगता है। तो अब यूपी में कोई भी आदमी किसी बस में माचिस लगाते वक्त ये सोचेगा कि माचिस लगी तो पोस्टर तना, ये देखना पड़ेगा। पर बात फिर वहीं आती है, अब मसला आ गया है थोड़े से ध्रुवीकरण का, थोड़े से ध्रुवीकरण का। आप लिस्ट उठा के देखेंगी हाफ एनकाउंटर्स की, आप लिस्ट उठा के देखेंगी माफियाओं के घरों को बुलडोज करने की या उनकी संपत्तियों को बुलडोज करने की, मुसलमान ज्यादा दिखेंगे। एक परसेप्शन ये भी हो सकता है कि लगता है मुसलमान माफिया ज्यादा थे, ऐसा नहीं है। माफियाजम तो माफियाजम है, उसका कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। तो कुछ कमियां भी हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, और कम से कम बहुत सारे माफियाओं का नाश तो हुआ है। और अब मैं मान सकता हूं कि जैसे डकैत बीहड़ में नहीं बचे हैं, वैसे कुछ दिनों बाद कम से कम यूपी में इतने जबरदस्त माफिया तो नहीं बचेंगे और नई पीढ़ी आएगी नहीं। माफिया बचेंगे नहीं या डोरमेंट हो गए हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। जैसे अतीक के घर में उसके 2-3 बच्चे बचे हैं जी, उन्होंने जो हश्र देखा है, वो हश्र तो उनको सर उठाने की हिम्मत नहीं देगा। मुख्तार अंसारी की जो बॉडी है वो केमिकलाइज करके दफनाई गई है, और उसमें ये माना जाता है कि 30 साल 25 साल बाद भी अगर कभी वो लाश निकाली गई तो अगर उस समय कोई कोर्ट में लीगल एक्शन लेने जैसी बात होगी तो वो हो सकती है। दब गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि माफिया दब गए हैं, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी एक कौम है, वो कौम डोरमेंट हो गई है। सत्ता का इंतजार है उनको, और ये बात आम आदमी या यूं कहूं कि आम वोटर्स भी जानता है। सही समय का इंतजार कर सही रहे हैं। समय का वो इंतजार कर रहे हैं, और ये डर दूसरी साइड के लोगों को जबरदस्त तौर पे है। और शायद यही वजह है कि वो जो वोटर ये समझ रहा है वो कभी कभी ना चाहते हुए भी उस तरफ स्विंग नहीं कर पाता है। तो ये एक फर्क तो आया है। और मान के चलिए कि मुझे इतना नहीं लगता कि नेपो किड्स कोई बहुत आराम से अब आगे काम कर पाएंगे। सत्ता बदलेगी तो कुछ मशरूम जरूर होंगे, लेकिन अब वो जमाना लग गया जो कभी मुख्तार या अतीक का या किसी ब्रजेश सिंह का या किसी ददुआ का या किसी ठोकिया का या किसी निर्भय गुजर का था, वो आएगा, वो समय नहीं आएगा। वो समय नहीं आएगा। इवॉल्व होता रहता है मनोज जी, समय भी और सत्ता भी अपने, और इस तरीके का जो जमाना है, जो नई जनरेशन आप कह रहे हैं, वो भी इवॉल्व हो चुकी है। हाँ। वो एक 80s 70s 90s का एक अलग दौर था। उस वक्त पावर, आज भी लोगों को अहमियत लगती है, क्यों नहीं लगती है, लेकिन इस वक्त पावर के जो मायने हैं वो बहुत बदल गए हैं, इवॉल्व हो चुके हैं। एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान, पढ़ाई लिखाई, डिबेट्स, मुझे ऐसा लगता है एज अ जर्नलिस्ट, मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मायने देने लग गए हैं या वेटेज देने लग गए हैं अब एजुकेटेड पॉलिटिशियंस पर। हालांकि अभी यूपी का इवॉल्व जिस तरीके से हुई है पिछले 10-12 सालों में, वो अपने आप में एक, क्योंकि मैं खुद यूपी को बिलोंग करती हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी, जो कि आपने एक अंडरलाइन भी करी बात, एक ऐसा विषय है खासकर महिलाओं से रिलेटेड, क्योंकि हमने वो भी दौर देखा था कि जब घर से निकलना भी मुहाल हो जाता था और पुलिस कंप्लेंट लिखाने में भी बहुत एड़ियाँ और चप्पलें घिसनी पड़ती थी, बिल्कुल, महिलाओं को भी। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा दौर है कि
जैसा आपने बोला सीसीटीवी कैप्चर हो गया, अब तो खैर सोशल मीडिया का भी ज़माना है, एक वीडियो भी आपने बना लिया तो वायरल हो जाते हैं और घुटने पे सीधे घुटने टूटते हैं। अतीक अहमद की बात पे मैं वापस आती हूँ। आपने किताब लिखी, इतना रिसर्च किया और आपने कहा 17वां ड्राफ्ट ये फाइनल ड्राफ्ट है बुक के रूप में। ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फेज़ अतीक अहमद की लाइफ को आप मानते हैं? क्योंकि हर किसी अगर ये एक माफिया बना है या एक डॉन बना है, ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो इसकी लाइफ में रहा ही होगा, जो एक ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, एक पर्सनालिटी का ट्रांजिशन, एक व्यक्तित्व का ट्रांजिशन। आपकी किताब के अनुसार जब आपने अपना रिसर्च किया, ऐसा कौन सा फेज वो ट्रांजिशन वाला फेज था? इस जर्नी को आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे प्रियदर्शनी के काले फोन सबके घरों में हुआ करते थे, हम लोग छोटे छोटे होते थे। फिर कुछ दिनों बाद 1984 में जब एशियाड वगैरह हुए तो लोग घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, फिर कलर टीवी आता है। वो पूरा रेवोल्यूशन हम लोगों के सामने का है। और पेजर भी आया और फिर देन मोबाइल, और अब तो मोबाइल पे सब कुछ है। हमारा ये पॉडकास्ट भी सबसे ज्यादा मोबाइल पे देखा जाता है जी। पूरी तरह कंप्यूटर्स पे कम देखा जाएगा, मोबाइल पे सबसे ज्यादा। और उस मोबाइल में भी जितने टुकड़े होंगे 30-30 सेकंड के, वो ज्यादा देखे जाएंगे बनस्पत की एक पूरा लेंदी इंटरव्यू देखा जाए। यही हाल इस पूरे सिस्टम में आया। अब चौक चौराहा दरवाजा खंबा हर जगह विजुअल है। आप हर तरफ से सर्विलेंस पे है। विजुअल मिस नहीं होता है। हमने वो विजुअल्स देख लिए जो हमने कभी सोचे नहीं थे। वैसा ही विजुअल अतीक अहमद का था। तो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। एक तो मुझे सबसे ज्यादा अतीक पर आ रहा हूं। अफगानिस्तान में एक इलाका था पंजशीर। वहां के जो नेता थे, लॉयन ऑफ पंजशीर कहलाते थे, अहमद शाह नाम था उनका। अहमद शाह के रहते पंजशीर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। तो तालिबान के लिए नाक की बात हो गई कि पंजशीर हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इंग्लिश न्यूज चैनल, टीवी न्यूज चैनल का पूरा एक क्रू उनका अहमद शाह का इंटरव्यू लेने गया, जिसमें कैमरामैन था, एंकर था, रिपोर्टर था, बाकी और भी लॉजिस्टिक्स थे। ये सब लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू लेते लेते सबने अपने बटन दबाए और धमाके के साथ वो भी उड़ गए और वो भी मर गए, अहमद शाह। तो ये नकली मीडिया वालों ने, जो बेसिकली तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने अहमद शाह को मारा। ये बहुत जरूरी बात है बताना कि अतीक का मर्डर जिन लड़कों ने किया, उनको अहमद शाह का वो विजुअल दिखाया गया था, ट्रेंड किया गया। टर्की से अजरबैजान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग करते हुए जो जिगाना पिस्टल आई है, इन लड़कों के पास 90 रुपए का लंच करने का पैसा नहीं है। इनके जेब में 9.5 लाख रुपए की जिगाना थी। किस तरीके से वो हथियार आया। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित कर, मैंने कहा था वो विजुअल जो था, वो विजुअल मेरे लिए सबसे बड़ी चीज था कि यार ऐसा विजुअल कभी नहीं देखा। दूसरा, मैं जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट की भीड़ जिस तरीके से बढ़ गई है, लाइक आप रील्स देखते होगे तो उसमें पैप्स किस तरीके से सेलिब्रिटीज के आसपास सुबह शाम जिम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर जगह रहते हैं, वैसे हो गए। अतीक के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो ये थी कि वो अपने बच्चों से, भाई से और बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन ना वो मुसलमानों का था, ना वो हिंदुओं का था, किसी का नहीं था। वो सिर्फ पैसे का था। एक्चुअली अतीक की लाइफ को अगर डिफाइन करूं तो दिस इज द स्टोरी, मतलब लस्ट ऑफ लैंड, ये जमीन के लालच की एक पूरी कहानी है जिसने अतीक को अतीक बना दिया। वो अतीक किसी से डरता नहीं था। वो अतीक किसी मायावती पे भी अटैक कर सकता था। वो अतीक किसी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए इलाहाबाद में उमेश पाल को 10 लोगों से गोली मरवा सकता था। और बॉम्ब्स गुड्डू इस्लाम के जरिए उसने केवल इसलिए फुड़वाए कि ग्रेंजर क्रिएट हो, गब्बर इज बैक टाइप। उसी अतीक के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि उस अतीक को ये नहीं मालूम था कि एक दिन मोबाइल आएगा, एक दिन वो मोबाइल सर्विलेंस पे रहेगा, एक दिन उसका डेटा वापस बुलाया जा सकेगा। उसको पता लगा कि अब वो फेस टाइम पे बात कर सकता है, तो सबके पास फेस टाइम के मोबाइल्स थे, लेकिन वो भी किसी तरीके से लीक होते रहे। उस अतीक को ये नहीं मालूम था कि जिस मामले में वो पहली बार जेल गया, दैट वाज सुएट्स कॉलेज, जहां पे एक बच्चे के चक्कर में वो चला गया और मारपीट की। उसको मालूम ही नहीं था कि अब तो सीसीटीवी लगे हुए, तो सीसीटीवी में भी जो कर रहा था वो कैप्चर था, और वो एक सबूत बना, और सबूत के बाद उसको जेल भेजा गया। तो अतीक का वो जो मसला था, बीवी से प्यार, सबसे ज्यादा बीवी से प्यार, इस कदर प्यार कि वो अपनी सत्ता भी उसको सौंप के गया था, और उसकी बीवी ने ही प्लान किया उमेश पाल का मर्डर। तो अतीक का ये जो पूरा मसला था, जमीन लेनी है तो मदरसा कांड में 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप भी हो जाता है। आप बात करेंगे ऑनर किलिंग की, तो अपने ही रिश्तेदार की बहन जो मोमडन थी, मुसलमान थी, उसको इस कदर मरवाया गया क्योंकि वो एक हिंदू ड्राइवर के साथ भाग गई थी। तो मदरसा कांड के बाद ही अतीक का डाउनफॉल शुरू हुआ, और लोगों ने उसको वोट देना बंद कर दिया। तब उसकी सांसदी गई। अपने भाई को जो जब वो सांसद बना, तो उसकी विधायक वाली सीट खाली हुई, उस सीट से उसको भाई को लड़ना था, लेकिन उसी का एक चेला राजू पाल, उसको मायावती ने टिकट दे दिया, वो जीत गया। तो राजू पाल को विधायक रहते हुए, सिटिंग एमएलए होते हुए, 5 किलोमीटर तक गोलियां मार मार के उसकी हत्या की गई थी। एक जमीन कब्जा करने में एक औरत जमीन नहीं दे रही थी, उसके बेटे और पति को जनरेटर मंगा के, करंट लगा के, जनरेटर चला के, तब उसको मारा गया। एक आदमी जो सिंपल एक छोटी सी दुकान चलाता था, वो गाड़ी बैक नहीं कर रहा था एक गली से, उसकी हत्या करके उसकी लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी गई। तो अतीक का जो ये रूप है, तो मुझे उसमें पूरा रावण दिखता है, उसमें वो पूरा शैतान दिखता है, उसमें वो पूरे यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करने वाले लोग दिखते हैं मुझे, जो असल में शैतान है, वास्तविक तौर पर शैतान है। ऐसे शैतानों का वध होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंस्टेंस जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर कसाब को भी सजा देनी है तो कोर्ट के थ्रू ही उसको फांसी मिलेगी। लेकिन जैसे अतीक जब डॉन बना, उससे ठीक पहले रंगबाज होते थे। तो चांद बाबा का वो चेला था, और चांद बाबा को मारकर वो डॉन बना। वैसे ही ये लड़के जो हैं जिन्होंने अतीक की हत्या की है, इनको भी डॉन नहीं, सबसे बड़ा डॉन बनना था। इसलिए वो कैसे बनते, तो उन्होंने डॉन को मारा, डॉन को मार के वो खुद डॉन बन गए। ये बात अलग है कि अभी जेल में है। तो जो कहानी अतीक की थी वही कहानी इन लड़कों की थी। ये आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। तो अतीक का जो खूनी, खूंखार और शैतान वाला जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे एक विलेन के तौर पर बिल्कुल प्रभावित करता है। लेकिन उसके अंदर जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत अपनी बीवी के लिए थी, वो मोहब्बत अपने बेटों के लिए थी, वरना बेटे किसी की हत्या में शामिल नहीं होते। वो बेटे किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटते। वो थे ऐसे, कॉलेज जाके लड़की के संग क्लासरूम में ही रेप्ड। वो अपने चाहता तो अपने भाई को ठीक कर सकता था, लेकिन उसका भाई इलाहाबाद के 2 होटलों में उसके कमरे बुक रहते थे, और जिस पर नजर डालता था वो लड़की उठाकर उस कमरे में लाई जाती थी। और उसका भाई जो था अशरफ, वो अपनी गंदी मानसिकता उस लड़की पर उतारता था। तो एक बड़े भाई के अंदर शैतानियत बढ़ाने के दुर्गुण थे, गुण नहीं था। और मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं उसकी पत्नी को, जिसने पति पर भी काबू नहीं किया, जबकि काबू कर सकती थी, वो प्यार करता था। देवर पर काबू नहीं किया, और बच्चों पर तो बिल्कुल काबू नहीं किया। तो ये अतीक का कैरेक्टर मुझे एज अ राइटर सबसे अच्छा लगता है, और उसकी ये कैरेक्टराइजेशन फैमिली को लेकर जो है वो सबसे बेहतरीन लगती है। परपिट्रेटर्स, जो आपने उन लड़कों की बात बताई, तीनों लड़कों ने जिन्होंने गोली, अभी भी जेल में है,
इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, क्यों? आपने एक बात तो बता दी कि ये पूरा मर्डर करने का मकसद है कि उससे भी बड़ा डॉन बनना, लेकिन ये जो उस गन के पैसे कहाँ से आए, और किसी भी क्राइम में उससे पहले ये इन्वॉल्व थे नहीं, बहुत क्लीन इनका बैकग्राउंड था। अचानक से एक गन उठा करके किसी को मारना ये आसान बात नहीं होती है, बहुत कह लीजिए या तो प्रैक्टिस की होगी, या तो एक जुनून सवार होगा, या तो कोई दबाव में होंगे। कोई दबाव नहीं था। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मेरी बेटी थी, 9th में अचानक मुझे उसने बताया कि वो गाना गा लेती है। तो मैंने कहा अच्छा गाना सुनाओ। जब उसने गाना सुनाया तो मुझे लगा ये तो सुनिधि चौहान है। मैं खुद एक सिंगर रह चुका हूँ, सारेगामा और ऑल इंडिया विन कर चुका हूँ मैं। मुझे लगा तो शानदार है। ऐसे बहुत सारे लोग, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जर्नलिज्म में बहुत सारे लड़के आते हैं जो सीनियर्स उनको देखते हैं, बोले इसके अंदर पोटास है, दिख रहा है कुछ करेगा ये। ऐसे ही ये लड़के थे। ये छोटे छोटे मोहल्ले के लड़ाई झगड़ों के मामले में जेल में थे। जेल में बुंदेलखंड में उस समय यूपी के कुछ बड़े माफियाज थे। ये उनकी सेवा एवा करते थे। सेवा क्या होती है? पैर दबाना, पान ले आना, जाओ कपड़े धो लाओ। एक वक्त आया जब अतीक के मर्डर की प्लानिंग शुरू हुई। इनमें से एक लड़के को पंजाब भेजा गया। पंजाब कहां भेजा गया? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही ये जिगैना मिली है। इरफान खुर्जेवाला जो इस देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, नेम एनी वेपन, हर वेपन उसके पास होता है, उसके जरिए वो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब में। यहां पे उसने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग करके बुंदेलखंड में अपने दोस्तों को ट्रेंड किया है। इसके बाद ये जो पश्चिम की जो जेल है, मेरठ, बुलंदशहर, यहां पर सुनील राठी, सुंदर भाटी, ये सारे वो लोग थे जो इनके संपर्क में थे। तो मैंने जो आपको कहा कि बेटी को गाते देखा, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता, अच्छा ये तो अजरुद्दीन की तरह शॉट लगाता, अरे यार ही प्लेज लाइक वीरेंद्र सहवाग, तो उनको आगे बढ़ाने वाली बात है। तो उनके अंदर उनको वो चीज, उन माफियाओं को वो चीज दिख गई कि यार ये घोड़े हैं, इनको बस दबाने की जरूरत है, गोली तो खुद बखुद चल जाएगी। उसके जरिए उनको वहां ट्रेंड किया गया। सुपारी इधर से गई, यहां आई, आगे पहुंची लॉरेंस बिश्नोई, वहां से ट्रेनिंग करके आए। रोहिणी कोर्ट में इनको छोटी सी एक चीज बता दूं, मिड्ढा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच की राइवलरी में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। ठीक है। इसी बीच में एक बंदा था टिल्लू तेजपुरिया जी, जो मिड्ढा गैंग का आदमी है। इस टिल्लू तेजपुरिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मारना था। इस टिल्लू तेजपुरिया को मारने के लिए ये शूटर्स बुलाए गए थे प्राइमरीली। और वहां पर जितेंद्र गोगी ने इनको टिल्लू तेजपुरिया बताया, पैसा दिया। लेकिन जब ये पैसा दिया जा रहा था, उस दिन टिल्लू तेजपुरिया की पेशी ही नहीं हुई रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट मतलब दिल्ली कोर्ट। इसके बाद अतीक और अशरफ के फोटो, पैसा, पिस्टल, ये सब इनको कहां से मिली? पंजाब से, थ्रू लॉरेंस बिश्नोई। जिस वक्त ये सुपारी इनको मिली है, ठीक उसी दौरान जितेंद्र गोगी को टिल्लू तेजपुरिया ने कोर्ट में मरवा दिया। यानी लॉरेंस बिश्नोई के एक और आदमी को मरवा दिया। किसने? टिल्लू तेजपुरिया ने। वही टिल्लू तेजपुरिया जिसका विजुअल आपने देखा हो, तिहाड़ जेल के अंदर 25-30 लोगों ने छोटे छोटे चाकू से उसको मारा था, टिल्लू तेजपुरिया को। वो उसकी तिहाड़ मारी गई। वहां से ये चले हैं, बनना चाहते थे बड़ा माफिया। किसी बड़े माफिया ने इसको पहचान लिया कि हाँ ये बन सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में पिस्टल थी, उनके हाथ में पैसा था, उनके हाथ में टारगेट था। उनको ट्रेनिंग मिली थी पंजशीर वाली, जो मैंने आपको बताई, अहमद शाह को कैसे मारा गया, तालिबान ने मरवाया।
पत्रकार की ट्रेनिंग ली उन्होंने, पत्रकार की भीड़ में शामिल हुए। वो पहले हॉस्पिटल के अंदर जहां उनका चेकअप हो रहा था वहां मारना था, उसके पहले एक बार कोर्ट में अटेम्प्ट लेना था उनको। उनके 3 अटेम्प्ट फेल हुए। चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने हॉस्पिटल में जब उनकी जांच हो चुकी और वो वापस आ रहे हैं और मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, उस दौरान वो निकले और उन्होंने उसको मार दिया। तो इन लड़कों का बयान है कि वो माफिया बनना चाहते थे, लेकिन उसके बीच का जो स्टोरी है, सिर्फ माफिया नहीं बनने चाहते थे, वो सुपारी थी उनको, वो सुपारी उनको मिली। ये चलती है, यूपी से पहुंचती है बुलंदशहर, मेरठ, मेरठ से पंजाब पहुंचती है, पंजाब से दिल्ली रोहिणी कोर्ट आती है, रोहिणी कोर्ट से फिर निकलती है झांसी पहुंचती है, झांसी के बाद इलाहाबाद आती है और अतीक अहमद मार दिया जाता है। ऐसे। और कहाँ से निकलती है ये सुपारी? इस सवाल का जवाब आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। किताब आप पढ़ेंगी तो आपको काफी कुछ इंडिकेशंस हैं आपकी किताब में, सारे इंडिकेशंस हैं इसमें कि कहां से वो सुपारी आई है, और वो किताब कंप्लीट करती है उसको। आप देखेंगे इसमें तो एक बड़ा सवाल उठा था कि आखिर पुलिस के हाथ होल्स्टर के अंदर क्यों नहीं गए, बिल्कुल क्यों नहीं गए। तो पुलिस जिससे क्योंकि ये जो आपने बोला कि हाथ होल्स्टर में क्यों नहीं गए, जिससे ये भी बात एक आ रही थी कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एनकाउंटर था, ये भी बात इस वजह से आई थी सामने। स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात भी आई। इसमें यह भी आया कि बहुत सारे विधायक और सांसद ऐसे थे जिनका अतीक के जमीनी कारोबार में सैकड़ों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। बात यह भी आई थी कि समाजवादी पार्टी ही अतीक का एक पॉलिटिकल एजेंडा अतीक की हत्या करा के एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट कर सकती है, क्योंकि विधानसभा को वो दृश्य भूलने वाला नहीं है कि इधर से कहा गया कि एक वकील को मार दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा, और नाराज होकर योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में कहा कि आप जिस माफिया को आपने पाला, आपकी पार्टी ने पाला पोसा है, उसको मिट्टी में मिला दूंगा मैं। इस डायलॉग के बाद बहुत सारी चीजें कोरिलेट करती हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड या विपक्षी पार्टी ऐसा कुछ करा के सरकार के संग ब्लेम गेम करना चाहती है, या वो लोग जिनका सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया अतीक के साथ लगा हुआ है। क्योंकि इस स्टोरी को समझने के लिए आपको 3 दिन पहले भी जाना पड़ेगा। अतीक के मर्डर से ईडी की रेड भी हुई है, सारे कंप्यूटर्स, चिप्स, वहां से सब कुछ उठा लिए गए। तो ये सब कुछ एक अजीबोगरीब ताना बाना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे अचानक चीजें क्यों हो रही हैं? वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आकर कहा कि अतीक के लड़के को, बेटे को सरेंडर करा देते, बाद में निपटा दिया जाएगा। लेकिन है, ऐसा हुआ है। तो इसमें एक एक घटना जो आप देख रही हैं वो बिल्कुल सच है। अतीक के बेटे को बचाने की पॉलिटिकल कोशिश हुई थी, लेकिन गुड्डू इस्लाम जो आज तक लापता है, सब मार दिए गए। गुड्डू इस्लाम कैसे बच गया? और उसकी वाइफ भी, अतीक अहमद की वाइफ भी फरार है। तो ये जो 2 कड़ियां हैं जो अनसॉल्व हैं अभी, इनको कैसे देखते हैं? एक होती है बैक राइटिंग। जैसे हम जैसे राइटर जो है, हम सबसे पहले क्लाइमेक्स लिखते हैं। मैं सबसे पहले क्लाइमेक्स सोचता हूँ, स्टोरी की बिगिनिंग नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स जितना अच्छा होगा, लोग उतना किताब पढ़ के या फिल्म देख के खुश होंगे। तो मैं पहले क्लाइमेक्स देखता हूँ। इसमें उल्टी कहानी लिखी गई है। आपने कहा कि अनसॉल्व्ड है, एक्चुअली वो सॉल्व्ड है। एक्चुअली वो सॉल्व्ड है। सॉल्व्ड ऐसे है कि गुड्डू मुस्लिम ही वो व्यक्ति है जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। इस किताब, ये किताब आई थी अक्टूबर-नवंबर में, और गुड्डू मुस्लिम का दुबई और बांग्लादेश के जरिए भाग जाना अभी रिवील हुआ है 2 महीने पहले। तो मैंने कैसे उसको आप किताब पढ़ेंगी तो वो बांग्लादेश में है, तो मैंने कैसे उसको बांग्लादेश लिखा होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बांग्लादेश में है। उसको सेफ पैसेज दिया गया है। वही वो बंदा था जो बॉम्ब वही फोड़ रहा था, लेकिन वो उसको सेफ पैसेज दिया गया जाने का। रही बात शाइस्ता की, उसकी पत्नी की, वाइफ की, उसके लिए एक बात यह है कि महिला आ जाती है। जैसे कानपुर में एक विकास दुबे ने 8-10 पुलिस वालों को मारा, महिलाओं को निशाना नहीं बनाया गया उसमें। एक बच्ची थी जिसकी 10 या 15 दिन पहले शादी हुई थी, वो जेल चली गई, लेकिन उसको लेके बड़ा मुद्दा उठा कि महिला को बेवजह जेल भेज दिया। शाइस्ता के साथ वुमेन एंगल आ रहा है। तो शाइस्ता के लिए एक डायलॉग है
जो एक खास कमरे में, बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़े मतलब कमरे की साइज नहीं कर बता रहा हूँ, बहुत बड़े लोग वहां बैठे थे, वहां पे एक चीज डिसाइड हुई कि शाइस्ता का करना ही क्या है। जहां वो हो उस गली से टाए 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 करती हुई सायरन की एक बजाती हुई एक पुलिस की गाड़ी चली जाएगी, वो अपनी लोकेशन खुद चेंज कर देगी। एवरीबडी नोज कि शाइस्ता कहाँ है, बट शाइस्ता को वुमेन एंगल लेते हुए एक पैसेज दिया गया है। ऐसे ही गुड्डू मुस्लिम को भी एक पैसेज दिया गया है और ये सॉल्व है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन तीन का क्या होगा, क्योंकि यूपी की जेल में ऐसे कई मर्डर हैं, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे और भी कई मर्डर हुए, जिन्होंने जिसका मर्डर किया, जिस बंदे ने जाकर जिसका मर्डर किया, उस बंदे का भी मर्डर हो गया। तो एक सवाल उठता है, क्या होगा इन तीन का? क्या ये सजा पाएंगे? क्या ये एक दिन कोर्ट जाते समय भाग जाएंगे, या इनका भी कहीं जेल में मर्डर हो जाएगा? ये सवाल है। ये सवाल वैसे ही है जैसे क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था, क्या ये समाजवादी ने कराया, क्या ये उन लोगों ने कराया जिनका हजारों करोड़ अतीक के साथ लगा हुआ था। ऐसे ही ये सवाल है कि इन तीन का क्या। वो सवाल आगे आने वाला भविष्य बताएगा, और शायद मैं उस पर दूसरी किताब लिखूंगा, इसका सेकंड पार्ट लिखूंगा। अच्छा, मीडिया का आपको लगता है कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसमें मीडिया का आप रोल कैसा देखते हैं? क्योंकि इतना अपना समय, इतना वक्त मीडिया में देने के बाद और पत्रकारिता को बिल्कुल एक ज़मीनी तौर से, मैं वही चीज़ जैसे कह रही थी, दैनिक जागरण के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं, जैसा आपने ये बोला, एक फील्ड रिपोर्टर जब एक चीफ रिपोर्टर बनता है तो उसको फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज होती है। तभी कहा जाता है पत्रकारिता में जब तक फील्ड में काम नहीं करोगे तब तक तुम पत्रकार नहीं बन सकते। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मीडिया का ये जो रोल रहा है इस पूरे इंसिडेंट में, वो आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी मीडिया के सामने भी, या मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी? मैं ऑपरेशन सिंदूर से इस बात की शुरुआत करता हूं। कराची घुस गए, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर में ये फोड़ दिया, फैसलाबाद का स्टेडियम तोड़ दिया। वैसे ही मीडिया ने इस सृष्टि के, हम पत्रकारों के जो पूजनीय हैं, उनका नाम है भगवान नारद। अगर भगवान नारद इस वक्त होते तो उन्होंने सिक लीव ले ली होती अतीक के कवरेज की बजाय। अगर संजय जो धृतराष्ट्र को सारे समाचार बताते थे महाभारत के, अगर उनसे पूछते धृतराष्ट्र कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया होता। जरा ये समझिए कि एक टेलीविजन आता है, आधे घंटे के बुलेटिन से शुरू होता है, 24 घंटे का न्यूज चैनल शुरू हो जाता है। वो टेलीविजन चैनल जब अतीक के पीछे लगा था कैनवाय के साथ, एक एक पल की स्टोरी दिखा रहे थे। इसी दौरान, माफ कीजिएगा, अतीक एक जगह पेशाब करने उतरा। दिल्ली से वहां का खड़ा हुआ रिपोर्टर, वहां का खड़ा हुआ कैमरामैन, यूपी का एडिटर, नेशनल एडिटर, सब चिल्ला रहे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। और उन्होंने कैमरा फोकस करके उसके पेशाब की धार भी दिखा दी और उस पर भी वाटर मार्क चला दिया। सबसे सटीक, सबसे ताजे विजुअल हमारे चैनल पे। जरा सोचिए क्या है मीडिया। हम एक पेशाब की धार पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे और हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। हम ये बताएंगे कि अतीक के जनाजे में उसकी दूसरी बीवी भी आई है। कहां है दूसरी बीवी? हम ये बताएंगे कि अतीक का बीपी ठीक है जब वो जांच पे गया, उसको शुगर भी ठीक है और प्रोस्टेट भी इंटैक्ट है उसका, क्योंकि उसके पेशाब की धार जो जा रही है वो यूरोमीटर पे सही आ रही है, जो उन्होंने ग्राफिकली बनाया है। जरा समझिए कहां जा रहा है मीडिया। दिक्कत की बात इतनी है कि टीवी मीडिया ने, मुझे लगता है, खुद को जोकर बना लिया है। मैंने ये फिल्म लिखना या किताब लिखना
असल बात तो ये है कि शुरू ही इसलिए किया कि मैं समझ गया कि ये गए काम से। आपको सच में अगर कुछ पढ़ना है, जैसे एक बार मेरी पत्नी ने कहा कि आज रात में मोबाइल चार्जिंग पे मत लगाना। मैंने कहा क्यों? उसने कहा एक उल्का पिंड गिर रहा है और जैसे ही वो टकराएगा तो मोबाइल फट सकते हैं। मैंने कहा कहां पढ़ी खबर ये? तो उसने कहा व्हाट्सएप पे। तो टेलीविजन मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया है। वास्तविक तौर पर टेलीविजन एक ऐसी चीज हो गया था जिसने अखबार को धता बता दी थी कि तुम एक दिन बाद बताओगे, हम तुमसे पहले बता देंगे। एंड गेम जो है ना, वो तो क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है टेलीविजन की, -100 है। और क्रेडिबिलिटी के लिए आज भी अखबार सबसे सटीक है, सबसे सटीक है। डिजिटल मीडिया अभी ग्रो कर रहा है, अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डिजिटल है कि क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता लगता। एक इजराइल का वीडियो लगा के आपको आ जाता है कि देखिए राजस्थान में हमला हुआ पाकिस्तान का, तो आप देख ही नहीं पाते, और बहुत सारे लोग उसको सच समझते हैं। लेकिन अखबार ने इस दौरान अपनी क्रेडिबिलिटी वापस हासिल कर ली है, जो कि वो खबरों में पिछड़ रहा था। तो आज भी कोई चीज देखने के लिए, पक्की तौर पर मानने के लिए ये देखना पड़ता है कि एक बार अखबार देख लिया जाए सही क्या है और गलत क्या है। तो एक बात और कहना चाहूंगा, लोगों ने पत्रकारों को गाली देना शुरू कर दिया है कि पत्रकारों की इज्जत नहीं रही। मुझे लगता है कि सिर्फ एक टेलीविजन माध्यम की वजह से पूरी पत्रकारों को गाली देना ठीक नहीं है। अखबार अभी भी पत्रकारिता कर रहा है। मैंने अपना ज्यादा समय टेलीविजन मीडिया को दिया है, लेकिन जब तक दिया है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने सांप बिच्छू पर कोई स्टोरी नहीं की है, मैंने कोई फेक स्टोरी कभी नहीं की है। एंड आई डिनाइड कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, और नहीं करूंगा। और जब हुआ कि अब तो करना ही पड़ेगा, समय आ गया है, तो मैंने कहा नहीं करेंगे, पत्रकारिता ही नहीं करेंगे। नौकरी तो नहीं करनी है, नहीं करेंगे। किताबें लिखेंगे, फिल्में लिखेंगे, वहां से भी पैसा आएगा, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, लिखेंगे, करेंगे। तो पत्रकारिता अतीक वाले केस में जो हुई है, आपने अतीक वाले केस की बात की, तो मैंने आपसे वो जो एक विजुअल शेयर किया कि इस तरीके की विजुअल पर भी रिपोर्टिंग हो रही थी, ये है उन्होंने क्रिएट किया। उस क्रिएशन के पीछे सरकारी मशीनरी भी थी। वजह, जितना अतीक दिखाया जाएगा उतना ज्यादा हिंदू यूनाइट होगा। क्यों? सिरमौर है, मुसलमानों का सिरमौर है, अतीक भाई है वो। अतीक भाई को कुछ होता है तो जितना मुसलमान है वो उस तरफ यूनाइट होगा। मैंने फिर आपसे कहा क्या चल रहा है यूपी में? ध्रुवीकरण चल रहा है, ये हिंदू ये मुस्लिम। तो उससे भी टीआरपी आ रही है, इससे भी टीआरपी आ रही है, और दोनों तरफ से टीआरपी के झगड़े में ये विजुअल भी चल जाते हैं। और इन चैनल्स को, सच बता रहा हूं आपको, इन चैनल्स को सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। खबर के मामले में ये जीरो हो चुके हैं, इसलिए सायरन बजाने पे मना किया गया। ये सायरन आज से नहीं बज रहा है। जब भी आप किसी भी चुनाव का पोल देखेंगे, वोटों की गिनती जिस दिन हो रही होगी उस दिन ये सायरन बजता है। वैसे ही सायरन बज रहा है। और एक्चुअली ये जो सायरन बज रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि सायरन मत बजाइए, ये किसी और के लिए नहीं बज रहा है, ये सिर्फ टीवी जर्नलिज्म के लिए सायरन बज रहा है। और ये लास्ट सायरन है कि अगर आप अभी भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो आपके रिपोर्टर्स ऐसे ही मार खाएंगे, आपके लोग ऐसे ही भगाए जाएंगे। एक कहलाएगा भाजपा का पत्रकार, एक कहलाएगा कांग्रेस का पत्रकार, यूपी आ जाएंगे तो एक कहलाएगा सपा का पत्रकार, दूसरा कहलाएगा बसपा का पत्रकार। ये हो गया है पत्रकारिता। मनोज जी, आखिरी सवाल बहुत जल्दी से मैं आपसे लेती हूँ कि आपने बोला कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। आने वाले 2027 में अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, स्टेट इलेक्शन होगा, विधानसभा चुनाव। आप यूपी की राजनीति को किस ओर जाता हुआ इस वक्त देख रहे हैं? आखिरी सवाल, बहुत जल्दी से हम इसका आंसर लेंगे। यूपी की पॉलिटिक्स जो इस वक्त है, लोकसभा चुनाव से शुरू करिए उसको, तो यूपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन स्टेट है। राम मंदिर से ही भाजपा का उदय हुआ है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उस राम मंदिर ने मैजिक नहीं किया, और एक्चुअली जिसको फैजाबाद कहते हैं, अयोध्या भी हार गया।
अगर आप सोच लीजिए कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली थी और इस बार भी अगर उतनी मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में अपनी बहुमत से सरकार पे आती, एनडीए गवर्नमेंट नहीं कहलाती। तो आप गौर करिए, तो अब सेंट्रल का जो मैसेज है वो अब हिंदू मुस्लिम पे नहीं आ रहा है, वो जातियों पर भी आ रहा है। जैसे जातिगत जनगणना की बात ले आई हो, उनको लग रहा है कि नहीं अब हमको पिछड़ा दलित ये भी चाहिए। पर यूपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो योगी आदित्यनाथ का है, उसको आप कभी भी गौर करिए तो रहीम नगर बुलडोजर चलेगा, पंत नगर में रुक जाएगा। कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी तो आपको अपने ठेले पर नेम प्लेट लगानी होगी और लिखना होगा कि आप मैकू हैं कि मुबीन है। होली होगी तो आपको मस्जिदों को तिरपाल ढकना होगा। संभल में हर घर में, हर कुएं में, हर जगह मंदिर तलाशा जा रहा है। तो सेंट्रल में ऐसा नहीं हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है। क्यों? वो स्टाइल ऑफ योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ही ये सवाल आया है कि लोकसभा चुनाव में हम इतनी सीटें हारे कैसे। तो वो हिंदू मुस्लिम पे ही आएंगे और 2027 का चुनाव सेंट्रल के तौर पर देखेंगे तो वो चाहेंगे कि दलित और वो ना जाए। एक वजह बताऊंगा, लल्लू सिंह ने ही, जो सांसद थे वहां के कई बार के, उन्होंने ही कहा था कि अब की बार 400 पार, संविधान बदल देंगे और मरमरी हो गई, आरक्षण खत्म हो रहा है। उस चीज को बटोरने में सेंट्रल ने अब नए तरीके से काम शुरू किया है। लेकिन यूपी में आज भी पिछड़ा है तो हिंदू है, दलित है तो हिंदू है, अगड़ी जातियां हैं तो हिंदू है। तो मूंगफली अगर पूरी है तो हिंदू है, उसको तोड़ देंगे तो दाने अलग अलग कास्ट में आ जाएंगे। तो वो चाहेंगे कि मूंगफली पूरी रहे और हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव हो। जातियों में चुनाव लड़ा तो मुस्लिम वोट तो एक तरफ चला जाएगा, इसमें कोई भी जाति जुड़ गई तो वो प्लस कर जाएगी, इनको सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई यूपी का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा। हम आज बात कर रहे हैं, हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन चुनाव शुरू होगा। चलिए मनोज जी, आपसे आज चर्चा करके, बात करके, बहुत सारे विषय थे यूपी की, चाहे पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, आपकी किताब जो आपने लिखी और जिस किरदार के इर्द गिर्द आपने किताब लिखी अतीक अहमद, उसको डिकोड करने में आपने हमारी मदद करी। और मीडिया का जिस तरह से रोल आप देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट, वो सारी बातों पे आज आपसे चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये जो डिस्कशन है, जो कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंसाइटफुल लगे। थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। मेरी तरफ से भी जागरण मंथन और स्मृति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।